नमस्कार दोस्तों। आजकल देश में और दुनिया में भी राष्ट्रवाद की बड़ी चर्चा है। खास करके हमारे देश में राष्ट्रवाद का ऐसा उभार आया हुआ है कि वर्तमान सरकार, वर्तमान प्रधानमंत्री का हर विरोधी बल्कि आलोचक भी एंटी नेशनल है। अगर आप सरकार की किसी नीति के विरोध में हैं तो आप एंटी नेशनल हैं। अगर आप सरकार के किसी कदम की आलोचना करते हैं तो आप एंटी नेशनल हैं। तो ये थोड़ा सा सोचना चाहिए कि ये कौन सी समझ है राष्ट्रवाद की, जिसमें कि लोग हिंदुस्तानी होने के नाते या हिंदुस्तान की कल्चर को, तहजीब को, सभ्यता को प्रेम करने के नाते या भारत देश को प्रेम करने के नाते राष्ट्रवादी नहीं माने जाते, बल्कि किसी एक व्यक्ति, किसी एक पार्टी के प्रति समर्पण के आधार पर राष्ट्रवादी माने जाते हैं। राष्ट्रवाद की ये धारणा, राष्ट्रवाद का ये रूप जिसका निरंतर प्रचार किया जा रहा है और जिसमें मीडिया की चिंताजनक भूमिका है, इस बात पर ध्यान दें कि ये स्वयं एक स्वस्थ भारतीय राष्ट्रवाद के लिए खतरनाक है। क्योंकि राजनीतिक दल, राजनीतिक नेता, विभिन्न पॉलिटिकल पोजीशंस, उनके समर्थक, विरोधी, वो सब अपनी जगह, लेकिन हैं सब इस राष्ट्र के सदस्य, हैं सब हिंदुस्तानी। इस भावना के विपरीत अगर ये भावना समाज में घर करती चली जाए कि एक खास तरह की सोच के लोग ही राष्ट्र के सदस्य हैं, एक खास समुदाय के लोग ही राष्ट्र के ऑथेंटिकली सदस्य हैं और बाकी सब उनकी कृपा पर निर्भर करते हैं, तो ये भारत जैसे देश के लिए बेहद चिंताजनक है। ये असल में एक राष्ट्र विरोधी सोच है। कैसे? अगले कुछ मिनटों में मैं इसी पर आपसे बात करना चाहता हूँ। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस रूप में हम राष्ट्र और राष्ट्र राज्य को, नेशन स्टेट को आज देखते हैं, यूएसए है, इंग्लैंड है, चीन है, भारत है, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है, जिस रूप में आज हम नेशन स्टेट को देखते हैं वो कोई सदा से चली आ रही चीज़ नहीं है। अभी मुश्किल से 200-300 साल पहले तक दुनिया नेशन स्टेट्स में नहीं बल्कि एम्पायर्स में बटी हुई थी। मुग़ल एम्पायर है, जारका एम्पायर है, यूरोप में और दूसरे एम्पायर हैं, वंश हैं। राष्ट्र की धारणा का विकास ऐसा माना जा सकता है कि 1648 की यूरोप के विभिन्न देशों के बीच हुई जो वेस्टफैलिया की संधि थी 1648 की, उसके बाद राष्ट्र का और राष्ट्र स्टेट का, नेशन स्टेट का आज का जो विचार है वो विकसित हुआ। उसमें ये माना गया कि वो समुदाय, वो कम्युनिटी जिसके रीति रिवाज एक से हों, जिसकी भाषा एक हो, जिसका धर्म एक हो, वो एक राष्ट्र है। मज़े की बात यह है कि ये जो समझ बनी, इसकी सीमाएं बहुत जल्दी उजागर होने लगी, क्योंकि दुनिया में शायद ही कोई देश ऐसा हो, खुद यूरोप में भी ऐसी स्थिति है कि बहुत सारे लोग रोमन कैथोलिक हैं, बहुत सारे लोग प्रोटेस्टेंट हैं, बहुत सारे लोग और चर्चों में विश्वास करते हैं। कुछ यूरोपीय देशों में गैर ईसाई भी थे और हैं अभी भी, यहूदी हैं, मुसलमान हैं। तो धर्म के आधार पर राष्ट्र को डिफाइन करना संभव नहीं है। ये समस्या, ये एहसास खुद यूरोप में लोगों को होने लगा। भारत की अगर बात करें तो भारत इस लिहाज से दुनिया में आम तौर से राष्ट्र को जिस तरह देखा जाता है, नेशन को जिस तरह देखा जाता है, उस विचार के लिए एक तरह की चुनौती है। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने एक बार बहुत मार्मिक टिप्पणी की थी और जिससे आज दुनिया के लोग सीख रहे हैं। आपने सुना होगा आजकल एक फ्रेज बहुत पॉपुलर है, डाइवर्सिटी, और ये फ्रेज शुरू हुआ अमेरिका से, जहाँ इस बात पर बल दिया गया कि साहब जब आप यूएसए की, अमेरिका की एक राष्ट्र के रूप में, एक देश के रूप में बात करते हैं तो उसमें जो गोरों के अलावा, वाइट पीपल के अलावा जो लोग हैं उनकी क्या हैसियत है, अंग्रेजी बोलने के अलावा, जो अंग्रेजी के अलावा दूसरी ज़ुबानें बोलने वाले हैं उनकी क्या हैसियत है, जो अमेरिका के मूल निवासी थे, जो कोलंबस के वहाँ पहुँचने के पहले से थे, उनकी क्या हैसियत है। तो सत्ता के हर तंत्र में डाइवर्सिटी होनी चाहिए, समाज के सभी तबकों की भागीदारी होनी चाहिए। और इसके बावजूद ये सच है कि डाइवर्सिटी का सवाल जैसे ही उभरा है, अमेरिका में, यूरोप में काफ़ी बेचैनी है। अमेरिका के जो पिछले राष्ट्रपति थे वो इसीलिए वाइट सुप्रीमेसिस्ट
ताकतों के प्रतिनिधि माने जाते थे, क्योंकि उनके हिसाब से अमेरिका प्राथमिक रूप से और आखिर में भी बुनियादी तौर से प्रोटेस्टेंट रिलीजन को मानने वाले गोरों का देश था। बाकी लोग वहाँ थे तो हुआ करें, लेकिन वो मुख्य रूप से उनका देश था। ये चल नहीं सकता। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ये बात 60s में कही थी कि दुनिया भर के देश हिंदुस्तान में जो नेशन बिल्डिंग का प्रयत्न चला है और चल रहा है उससे सीख सकते हैं। ये बात बिल्कुल सच थी, क्योंकि भारत स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जो नारा एक गढ़ा गया और जो एक फ्रेज गढ़ा गया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता, ये ना तो कोरा एक फ्रेज था, ना ये केवल एक पॉलिटिकल एम्बिशन थी, और ना ही ये केवल सदिच्छा थी। ये हिंदुस्तानी इतिहास, हिंदुस्तानी समाज और संस्कृति का निचोड़ था। भारत की डाइवर्सिटी को आप नहीं नकार सकते। इसी तरह भारत में इस डाइवर्सिटी में निहित यूनिटी को भी नहीं नकार सकते। बहुत से लोगों को लगता था, और कुछ को अभी भी लगता है, कि भारत को एक करने का काम अंग्रेजों ने किया। ये व्यर्थ की बात है। इवन एडमिनिस्ट्रेटिवली ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी राज के पहले सारा भारत किसी एक एडमिनिस्ट्रेशन के तहत नहीं था। औरंगजेब के शासनकाल में लगभग सारा भारत एक एडमिनिस्ट्रेशन के तहत था। उसके पहले भी ऐसे शासक हुए हैं, लेकिन उसको अगर मान भी लें तो ये बात ध्यान देने की है दोस्तों कि भारत में एक ज्योग्राफिकल एरिया और उसकी विशेषताओं का बोध बहुत पुराना है और बहुत कंटिन्यूअस है। इस बात को समझने की जरूरत है। विष्णु पुराण, जिसकी रचना 2री सदी तक हो गई थी ऐसा माना जाता है, उसमें कहा गया है कि हिमालय के दक्षिण का जो भूभाग है उसका नाम भारत है और वहाँ के निवासियों को भारती कहते हैं। ध्यान दें दोस्तों, उस समय भी वैदिक धर्म को मानने वाले लोग थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे, जैन धर्म को मानने वाले लोग थे और चारवाक थे। विष्णु पुराण का रचनाकार, जो जाहिर है वैदिक परंपरा का था, ब्राह्मण परंपरा का था, वो ये नहीं कह रहा है कि केवल वैदिक धर्म को मानने वाले लोग भारतीय हैं। वो ये कह रहा है कि भारती तत्र संतति, हिमालय के दक्षिण का जो भूभाग है उसका नाम भारत है और उसके निवासियों का नाम भारतीय है। ऐसा भी नहीं है कि ये केवल प्राचीन भारत की कल्पना है या केवल हिंदू परंपरा की कल्पना है या केवल ब्राह्मण संस्कृत परंपरा की कल्पना है। नामदेव, जो 13वीं सदी के मराठी संत हैं, उन्होंने तीर्थावली नाम की पुस्तक लिखी है और तीर्थावली एक तरह से उनका एक यात्रा वृत्तांत है। और ये आप ध्यान दें कि उस यात्रा वृत्तांत में उसी पूरे भूखंड को कवर किया गया है जिसे आज हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट के रूप में जानते हैं, यानी हिंगलाज से लेकर के कामाख्या तक और कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक। जायसी जो मुसलमान थे और आस्थावान मुसलमान थे, ऐसे मुसलमान नहीं थे जो कहें कि ना मैं हिंदू हूँ ना मुसलमान हूँ। वो कबीर की तरह संगठित धर्मों का विरोध करने वाले व्यक्ति नहीं थे। बहुत सेंसिटिव पोएट थे, बहुत गहरे पोएट थे, मुसलमान थे, आस्थावान मुसलमान थे। उनका पद्मावत अगर आप पढ़ें तो उसमें भी ये पूरी भारत की ज्योग्राफिकल कल्पना आपको दिख जाएगी। वहाँ भी आप देखेंगे जायसी के यहाँ कि हिमालय से लेकर समुद्र तक और गजनी से लेकर गौड़ यानी आज का बंगाल, ये सब एक समूह है, एक भूखंड है। तो ये जो ज्योग्राफिकल यूनिटी का सेंस है या ज्योग्राफिकल एंटिटी का सेंस है, न केवल ये बल्कि एक जिसको कहते हैं सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी का सेंस। और जब मैं सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी कहता हूं तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इस सिविलाइजेशन में केवल वैदिक या केवल बौद्ध या केवल जैन या केवल इस्लामिक नहीं, बल्कि सभी महत्वपूर्ण सिविलाइजेशंस का, और आज 21वीं सदी में अगर बात करें तो कॉलोनियल एक्सपीरियंस के कारण यूरोपियन सिविलाइजेशन का भी योगदान आज की भारतीय सभ्यता में है। इसी बात को रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने मशहूर मेटाफर में कहा था कि महामानव समुद्र, दुनिया भर की सभ्यताएं, दुनिया भर की संस्कृति इस महामानव समुद्र में जो भारतवर्ष है इसमें आती रही हैं और इसको संपन्न और समृद्ध करती रही हैं।
लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे इससे भी बेहतर रूपक जवाहरलाल जी का लगता है। जवाहरलाल जी भारत को एक महामानव समुद्र की बजाय भारतीय सभ्यता या भारतीय परंपरा की तुलना जवाहरलाल जी एक पैलिम्सेस्ट से करते थे। पैलिम्सेस्ट यानी पांडुलिपि, पुरानी पांडुलिपि, पुरानी किसी पोथी का पन्ना, तालपत्र, एक ताड़पत्र। जवाहरलाल जी ने लिखा है कि एक ऐसी पांडुलिपि, एक पांडुलिपि का ऐसा पन्ना है जिस पर पहले कोई इबारत लिखी गई, उसके बाद कोई और इबारत लिखी गई, फिर तीसरी इबारत लिखी गई, फिर चौथी इबारत लिखी गई। इस तरह इबारत दर इबारत इस पर लोग लिखते चले गए हैं। लेकिन फिर भी आज जब जवाहरलाल जी लिख रहे हैं 1945 में, वो कहते हैं कि आज भी पहली इबारत के अक्स आज तक मौजूद है। ऐसा नहीं है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के अक्स आज के हिंदुस्तान से गायब हो गए। ऐसा नहीं है कि उसके बाद की सभ्यताओं के अक्स आज के हिंदुस्तान से गायब हो गए। ऐसा नहीं है कि बौद्ध सभ्यता, जैन सभ्यता केवल इतिहास की वस्तु बन गई है, या इस्लाम भारत में केवल इतिहास की वस्तु बनकर रह गया है। ऐसा नहीं है। इसलिए ये एक ऐसी पैलिम्सेस्ट, एक ऐसा पन्ना है जिस पर इबारत के बाद इबारत के बाद इबारत लिखी जा रही है और फिर भी पहली इबारत के अक्स अभी तक मौजूद है। ये डाइवर्सिटी जो केवल एक पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है, बल्कि हिंदुस्तानी कल्चरल एक्सपीरियंस का सार है, इस पर हर हिंदुस्तानी को गर्व होना चाहिए, फख्र होना चाहिए। और ये डाइवर्सिटी हमारे अनुभव का हिस्सा है आज भी। और जब मैं डाइवर्सिटी की या विविधता की बात करता हूं तो वो केवल धर्मों तक उसको मत सीमित कीजिए, और भगवान के लिए हिंदू मुसलमान तक तो बिल्कुल मत सीमित कीजिए। उत्तर प्रदेश का मुसलमान, उसका रहन सहन, उसकी जुबान, उसके पहनावा ओढ़ावा, उसका खाना पीना एग्जैक्टली केरल के मुसलमान जैसा नहीं है। उत्तर भारत के हिंदू, मिसाल के तौर पर राजस्थान के हिंदू का खाना पीना एग्जैक्टली बंगाल के या तमिलनाडु के हिंदू जैसा नहीं है। तो ये डाइवर्सिटी ऐसा नहीं है कि केवल 4 या 5 मोनोलिथिक कम्युनिटीज हैं, उनके बीच आप डाइवर्सिटी की बात कीजिए। डाइवर्सिटी यहाँ कदम कदम पर है। कम्युनिटीज के भीतर डाइवर्सिटी है, जुबान की, रहन सहन की, धार्मिक विश्वासों की, सांस्कृतिक परंपराओं की। और इस सब डाइवर्सिटी के साथ एक लगभग मिस्टीरियस सेंस ऑफ यूनिटी है, जिसके मैंने आपको 2-3 उदाहरण दिए। और अगर आप अपने आसपास निगाह दौड़ा के देखें तो ऐसे दसियों उदाहरण आपको अपने जीवन में मिल जाएंगे। ऐसी स्थिति में हमारे स्वाधीनता आंदोलन के नेताओं ने ये बहुत ही दूरंदेशी से काम लिया। हम जरा इस बात पर विचार करें, आजकल बहुत बातें होती हैं इस तरह की, थोड़ा सा इस पर गंभीरता से विचार करें। व्यक्तियों की भूमिका की बात मैं नहीं कर रहा अभी, गांधी, नेहरू, अंबेडकर, भगत सिंह, ये सब मैं नहीं कर रहा अभी कि इनमें से किसकी क्या भूमिका थी क्या नहीं थी। ओवरऑल अगर आप इंडियन नेशनल मूवमेंट को देखें तो उसकी बुनियादी चुनौती क्या थी, इस पर सोचिएगा। उसकी बुनियादी चुनौती ये थी कि एक प्राचीन चली आ रही कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन को एक मॉडर्न नेशन स्टेट में तब्दील करना। स्वाधीन भारत जो कि एक नेशन स्टेट होगा, दुनिया नेशन स्टेट्स में बटी हुई है इस समय, दुनिया एम्पायर्स में और सिविलाइजेशंस में नहीं बटी हुई है, तो आपको भी नेशन स्टेट ही बनना होगा। तो ऐसी स्थिति में स्वाधीन भारत का नेशन स्टेट तभी ना ऑथेंटिक होगा जबकि वो हमारी सभ्यता को, हमारी परंपरा को रियली ऑथेंटिकली रिप्रेजेंट करे। अब एक मिसाल लीजिए आप, आजकल बहुत सारे, मैं अभी व्हाट्सएप पर मुझे कुछ लोग चीज़ें भेजते रहते हैं, व्हाट्सएप विश्वविद्यालय जो कुछ करते रहते हैं, तो उसमें साहब पिछले दिनों एक लिस्ट सर्कुलेट हुई कि हिंदी को शुद्ध किया जाए। तो उसमें 250-300 शब्द हैं जो उनके हिसाब से हिंदी से निकाल दिए जाने चाहिए, और भी ऐसे हजारों शब्द हो सकते हैं, ताकि हिंदी जो है वो इस्लामी प्रभाव से और उर्दू से मुक्त हो जाए। मज़े की बात यह है कि ये जो लिस्ट भेजी गई थी, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। उस लिस्ट में जो पहला वाक्य लिखा हुआ है कि इन शब्दों से बचने की कोशिश करनी चाहिए, मुझे पढ़ती हंसी छूट गई। इन शब्दों से बचने की कोशिश, कोशिश उनके हिसाब से अशुद्ध हिंदी का ही शब्द माना जाएगा, और इनको तो छोड़ दीजिए। यानी मुझे नहीं पता कि इन ज्ञानियों में से कितनों को मालूम है कि बाबा शब्द तुर्की भाषा का है। आप
मैं बहुत रोजमर्रा के उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। शादी ब्याह, धन दौलत, हंसी खुशी, आप किस तरह की प्यूरिटी करेंगे? हिंदी के बहुत सम्मानित आलोचक, बहुत बड़े विद्वान हजारी प्रसाद द्विवेदी कहा करते थे और 100% सही कहते थे कि सारी संस्कृति असल में अशुद्ध होती है। संस्कृति के क्षेत्र में शुद्धता केवल बात की बात है, व्यर्थ की बात है। कोई भी जीवंत संस्कृति अगर उस तरह शुद्ध होने लगे कि कोई भी प्रभाव जो हम पर बाद में आया है उससे हम मुक्त हो जाएंगे, तो आप अंततः फिर 3000 साल पहले ही पहुंचने के लिए मजबूर होंगे। ये हो नहीं सकता। आज आप बात करते हैं, आज आप बोलते हैं, तो आप चाहें ना चाहें उस पर यूरोपियन संस्कृति के असर हैं, अंग्रेजी का असर है। हम लोग हिंदुस्तान में बात अंग्रेजी एक तरह की इंटेलेक्चुअल और एकेडमिक लिंगुआ फ्रैंका है, इस समय इस मुल्क की एडमिनिस्ट्रेटिव लिंगुआ फ्रैंका है। ये वास्तविकताएं हैं, इन वास्तविकताओं से आप मुंह नहीं चुरा सकते। तो सवाल ये है, राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि हम इस प्राचीन और साथ में विविधता से भरी हुई सभ्यता को एक नेशन स्टेट में बदलेंगे, और नेशन स्टेट किस तरह का होगा? दूसरे शब्दों में भारतीय राष्ट्रवाद का सार क्या होगा? और जो नतीजा निकला, और वो नतीजा केवल इंडियन नेशनल कांग्रेस का निकाला नहीं था जो उस समय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी, वो इस समाज के सभी लोकतांत्रिक सोच वाले लोगों का साझा नतीजा था, जिनमें आपस में तरह तरह के मतभेद हो सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर कांग्रेस के आलोचक थे, भगत सिंह भी कांग्रेस के आलोचक थे, और लोग थे, लेकिन जो बुनियादी सहमति थी इन सब के बीच में वो ये कि भारतीय राष्ट्र एक इंक्लूसिव राष्ट्र हो, एक सेकुलर राष्ट्र हो। सेकुलर शब्द का प्रयोग किया गया हो ना किया गया हो, और सेकुलर का मतलब ये भी नहीं था और ना है कि आप धर्म के खिलाफ कोई कैंपेन छेड़ दें। लेकिन जैसा कि कांग्रेस के कराची प्रस्ताव में कहा गया, न्यूट्रलिटी ऑफ स्टेट टू रिलीजन, ये कराची कांग्रेस में कहा गया था। कराची कांग्रेस ने जो सामाजिक आर्थिक प्रस्ताव पास किया है उसको आप ध्यान से पढ़िए। उसमें आपको दिखेगा कि एक तरह की नेशनल कंसेंसस भारतीय राष्ट्रवाद के बारे में किस तरह बनी थी। और उस प्रस्ताव के बारे में ये भी बेहद महत्वपूर्ण है कि उस प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर ड्राफ्ट किया था। उस प्रस्ताव को कांग्रेस में मूव महात्मा गांधी ने किया था, और उस कांग्रेस की अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे। यानी वो एक नेशनल कंसेंसस को कांग्रेस के भीतर भी और कांग्रेस के बाहर भी व्यक्त करने वाला प्रस्ताव था। दूसरी बात ये कि वो राष्ट्रीय आंदोलन केवल राजनीतिक स्वाधीनता का आंदोलन नहीं था, वो समाज को बदलने का भी आंदोलन था। छुआछूत, सांप्रदायिक वैमनस्य, स्त्रियों पर अत्याचार, ये सब भी राष्ट्रीय आंदोलन की चिंताओं में शामिल थीं चीजें। और राजनीतिक स्वाधीनता के साथ इस सामाजिक पुनर्गठन, इस सामाजिक पुनर्निर्माण की भी कोशिश उसमें लगातार की गई थी। इसीलिए जब भारत आज़ाद हुआ तो तमाम सीमाओं के साथ, ये मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो इस बात से कोई मुंह छुड़ाएं, थी समस्याएं, थी सीमाएं, तभी तो आज भी बहुत सारी चीज़ें हमें झेलनी पड़ रही हैं। उस राष्ट्रवाद के नेताओं की सीमाएं थीं, उनकी विचारों की, उनके व्यवहारों की सीमाएं थीं, लेकिन उस सब के बावजूद जो मूल दिशा थी वो थी एक इंक्लूसिव इंडियन नेशनलिज्म। आजकल भारत माता की जय के नारे की बड़ी चर्चा होती है। कुछ लोगों को भारत माता की जय का नारा लगाने में उनका लगता है कि इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। दूसरी ओर कुछ लोगों को भारत माता की जय का नारा ऐसा लगता है कि जिसके जरिए वो तमाम लोगों को जो इस नारे की वजह से किसी भी तरह से एक संकोच महसूस करते हैं, उनको धमका सकें, उनको डरा सकें और मजबूर कर सकें। जवाहरलाल नेहरू इस सवाल को आत्मकथा में और उसके बाद डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भारत माता, वो सवाल पूछते हैं कि भारत माता का मतलब क्या है। और वो सवाल आज तक जायज है, आज तक महत्वपूर्ण और हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा। जवाहरलाल जी उसमें लिखते हैं कि जब हम कहते हैं भारत माता की जय तो इसका मतलब क्या होता है, कौन है भारत माता? क्या भारत माता केवल एक कल्पना है? क्या भारत माता केवल एक सुंदर तस्वीर है? क्या भारत माता केवल एक माइथोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है?
अगर भारत माता प्रतीक है, रूपक है, तो किसका प्रतीक है, किसका रूपक है? जवाहरलाल जी का उत्तर हमें लगातार ध्यान रखना चाहिए, जो ये सवाल उठाते हैं और उसका उत्तर देते हैं। भारत का नागरिक, इस भारत राष्ट्र का हर सदस्य, चाहे उसका धर्म कोई हो, उसकी जाति कोई हो, वो कोई जुबान बोलता हो, उसका जेंडर कोई हो, हर इंसान, खास करके जो उत्पीड़ित है, जो शोषित है, जो कुचला हुआ है, वो है भारत माता। और नेहरू जी ने कहा है उसमें कि उसकी जय है, भारत माता की जय। इस बात पर सोचें दोस्तों आज हम, कि जब हम कहते हैं भारत माता की जय, तो क्या भारत माता की जय के नारे को स्वयं भारत माता की लाखों करोड़ों संतानों की तकलीफ और दुख के नारे में भी तब्दील किया जा सकता है? क्या उन पर की जाने वाली ज्यादतियों के डिफेंस के रूप में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है? भारत माता की जय का नारा एक इंक्लूजन का, एक बराबरी और डायलॉग पर आधारित राष्ट्रवाद के निर्माण का नारा होना चाहिए या डराने का नारा होना चाहिए? ये असली सवाल है। राष्ट्रवाद बहुत जरूरी है, राष्ट्रवाद का एक सेंस, लेकिन किस तरह का राष्ट्रवाद? अंतर्राष्ट्रीयता की तमाम चीज़ों के बावजूद ये वास्तविकता है, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे कोई वर्ग हो, एक खास परंपरा के प्रति, एक खास कल्चरल एक्सपीरियंस के प्रति आपका लगाव, ये सच्चाई है, इसको आप नहीं नकार सकते। लेकिन इस सच्चाई का किस तरह के पॉलिटिकल इडियम में आप ट्रांसलेशन करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। जब मैं ये कहता हूं, मैं ये कहूं कि मैं भारत से प्रेम करता हूं, तो वो भारत से प्रेम कैसा होगा जिसमें किसी व्यक्ति को, किसी कवि को, किसी लेखक को, किसी नेता को, किसी समाज सुधारक को सिर्फ इसलिए खारिज कर दिया जाए कि वो हिंदू नहीं है? वो कैसा भारत प्रेम होगा? या सिर्फ इसलिए खारिज कर दिया जाए कि उसकी मातृभाषा वो नहीं है जो मेरी है, अर्थात हिंदी, या जो ये कहता है और सही कहता है कि भाई हिंदी भारतीय भाषा है, महत्वपूर्ण है, तो बांग्ला भी भारतीय भाषा है, वो भी महत्वपूर्ण है, तमिल भी भारतीय भाषा है, वो भी महत्वपूर्ण है, उर्दू भी भारतीय भाषा है, वो भी महत्वपूर्ण है। तो ये आपको तय करना होगा कि राष्ट्रवाद किसी एक धार्मिक या भाषाई समुदाय के दबदबे का, उसके डोमिनेशन का सिंबल होगा, या राष्ट्रवाद का कंटेंट एक डेमोक्रेटिक और इंक्लूसिव पॉलिटिकल सेंसिबिलिटी से तय होगा। असली सवाल ये है, और मुझे लगता है कि सबसे क्रूशल सवाल है इस समय। जैसा मैंने आपसे कहा दोस्तों कि भारत का स्वाधीनता आंदोलन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन केवल राजनीतिक मुक्ति का नहीं, वो सामाजिक पुनर्निर्माण का भी आंदोलन था। आज जो स्थिति है, आज जिस तरह की राजनीति के सामने हम लोग हैं, जिसमें कि और चीज़ों को तो छोड़ दीजिए, गवर्नेंस के सवालों पर भी बात करना जो है एंटी नेशनल हो जाना होता है, जिसमें किसी तरह की आलोचना बर्दाश्त नहीं की जा सकती, जिसमें आपको गाली गलौज झेलनी पड़ सकती है, जिसमें आप पर हमले हो सकते हैं सिर्फ इसलिए कि आप सरकार की या किसी पार्टी की या किसी संगठन की या किसी विचार की आलोचना कर रहे हैं। ये राष्ट्रवाद के नाम पर तानाशाही कायम करने की कोशिश है, और कोई भी राष्ट्रवाद जो लोकतंत्र को मजबूत ना करे, वो अंततः, और जो सामाजिक न्याय को, आर्थिक समानता को ताकत ना दे, वो राष्ट्रवाद अंततः राष्ट्र के विरोध में जाकर खड़ा होता है, क्योंकि राष्ट्र का मतलब है राष्ट्र के लोग। भारत का मतलब, भारतीय राष्ट्रवाद का मतलब है भारतीय राष्ट्र के लोग, इंसान, औरत और मर्द, हिंदू और गैर हिंदू, सवर्ण और दलित, हिंदी भाषी और गैर हिंदी भाषी। जो राष्ट्रवाद तमाम भारतीय समुदायों को और व्यक्तियों को एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इंक्लूड करने की कल्पना से दूर हटता है, उस पर विचार करना चाहिए कि वो सचमुच राष्ट्रवाद है भी या नहीं।
तो जिस राष्ट्रवाद की अब तक मैं चर्चा कर रहा था, तो जैसा मैंने आपसे कहा, उस पर गौर कीजिए कि वो नेशनलिज्म के नाम पर असल में एंटी नेशनल पॉलिटिक्स है, क्योंकि वो देश को, राष्ट्र को तोड़ने वाली, लगातार तनाव में रखने वाली पॉलिटिक्स है। दोस्तों, आप गौर कीजिए, ज़रा सोचिएगा इस बात पर। जब आप शाम के समय या दिन में किसी भी समय टेलीविज़न देखते हैं, इस पर थोड़ा सा गंभीरता से विचार कीजिएगा मेरी इस बात पर। आधे घंटे, 1 घंटे कोई टिपिकल टेलीविज़न न्यूज़ प्रोग्राम देखने के बाद आपके चित्त में गुस्सा और बेचैनी होती है या कुछ सोच विचार की कुव्वत बची होती है। आपको लगातार परपीचुअली एंग्री रखना, आपको लगातार परपीचुअली एक एग्रेसिव मूड में रखना, ये स्वस्थ राष्ट्रवाद का लक्षण नहीं है। तो सवाल ये है, मैंने आपसे जैसा कहा कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो राष्ट्रवाद को बीते वक्त की बात मानते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। राष्ट्रवाद आज दुनिया भर की एक वास्तविकता है, दुनिया भर में लोग इसके प्रति आकृष्ट हैं विभिन्न कारणों से। हम अपने देश की अगर बात करें तो हमारे सामने सवाल ये है कि जिस राष्ट्रवाद को या राष्ट्रवाद के जिस दावे को, राष्ट्रवाद उसे कहना भी नहीं चाहिए, राष्ट्रवाद के जिस दावे को हम गलत मानते हैं और जिसको हम खारिज करना चाहते हैं, उसका कोई विकल्प है या नहीं है, ये सवाल है। रोजमर्रा की पॉलिटिक्स में ये कहा जाता है कि साहब वर्तमान प्रधानमंत्री जी का कोई विकल्प ही नहीं है, कोई नेता ऐसा है ही नहीं, और उस विचार का भी कोई विकल्प नहीं है, उस तरह के राष्ट्रवाद का भी कोई विकल्प नहीं है। दोस्तों, अगर आप पिछले 3-4 साल की पॉलिटिक्स पर ही ध्यान दें तो विकल्प तो है, और विकल्प की प्रक्रिया में ऐसे ऐसे लोग बदलते दिखते हैं जिनसे उम्मीद नहीं की जाती थी, जो खुद अपने कारणों से, जो भी कारण उनके रहे हो, लेकिन जो खुद अपने कारणों से एक अलग तरह की पॉलिटिकल सोच के करीब आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप महाराष्ट्र का उदाहरण ले लीजिए। वहाँ जो पार्टी इस समय सत्ता में है और जिन पार्टियों के समर्थन से सत्ता में है, कुछ वर्ष पहले उसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी, लेकिन वह है। बंगाल का उदाहरण ले लीजिए। सारे एक खास तरह के मीडिया को और एक खास तरह के विचार को लगता था कि अब तो 2 मई और दीदी गई, जो स्थिति है वो हम देख रहे हैं सामने। तो ऐसा नहीं है कि विकल्प नहीं है या विकल्प के लिए विकल्प संभव करने वाली पॉलिटिकल प्रोसेसेस नहीं है, लेकिन जिस चीज़ को डेवलप करने की ज़रूरत है और जो हमारी इस समय बहुत बड़ी चुनौती है, वो ये कि इस तरह के आक्रामक और संकीर्ण राष्ट्रवाद का कोई ऑल्टरनेटिव है क्या, और उसको आर्टिकुलेट किया जा सकता है क्या। मैं पुरजोर ढंग से कहूँगा कि किया जा सकता है, और लोग अपनी अपनी जगहों पर कोशिशें कर रहे हैं, उनको साथ लाने की ज़रूरत है। ये जो कोशिश है जिसके तहत मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो खुद इस कोशिश का एक हिस्सा है कि एक आइडिया ऑफ इंडिया, एक इंक्लूसिव आइडिया ऑफ इंडिया, बहुत सारे लोग चाहे उसको एग्जैक्टली राष्ट्रवाद कहें या ना कहें, लेकिन एक इंक्लूसिव आइडिया ऑफ इंडिया, एक डेमोक्रेटिक आइडिया ऑफ इंडिया, उसको री इमेजिन किया जा सकता है, उसको रिक्लेम किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर देखिए, हम इतिहास से कैसे सीखते हैं। इतिहास अपने आप को दोहराता नहीं है, एक एक चीज फिर से जैसी की तैसी होने लगे ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ कोर होता है किसी घटना का, जिसके जैसी चीजें फिर से होती दिखती हैं और कुछ सीखा जा सकता है। इस बात पे जरा गौर कीजिए। मैंने अभी कराची कांग्रेस के प्रस्ताव का जिक्र किया। कराची कांग्रेस के प्रस्ताव से आप आज भी सीख सकते हैं, आज की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स आज भी सीख सकती है। वो कराची कांग्रेस का वो प्रस्ताव, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिजोल्यूशन, ये बताने के लिए था कि जब भी भारत स्वाधीन होगा, जब भी भारत में नेशनल सरकार बनेगी या कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो उसका सोशल इकोनॉमिक प्रोग्राम क्या होगा, और इसलिए उसको थोड़ा याद करने की ज़रूरत है। उसमें काम की मजदूरी के घंटों का नियमन, औरत मर्द को एक से काम की एक सी तनख्वाह, एक सी उजरत, स्कूली शिक्षा को एंश्योर करना, स्टेट की रिलीजन के प्रति न्यूट्रलिटी, ये सब चीज़ें उसमें थी। सिविल लिबर्टीज को एंश्योर करना। लेकिन उसमें जो एक चीज़ थी जो आज की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को सीखने की ज़रूरत है, वो ये कि वो प्रस्ताव, उस प्रस्ताव को बनाने वाले और उस प्रस्ताव की बात करने वाले लोग
बहुत सहज रूप से अपनी खुद की ट्रेडिशंस और कल्चर्स में रूटेड थे। ये हमें सीखना होगा। ये हमें सीखना होगा कि हम लोगों तक अपनी बात पहुंचाते समय उनकी जो कल्चरल आइडेंटिटी की समस्याएं हैं, जो चिंताएं हैं, उनको ध्यान में रखें। आज जो हिंदुत्व का उभार दिखता है उसके पीछे एक बहुत बड़ी बात यह है जिस पर सोचने की जरूरत है कि हिंदू समुदाय को एक बड़े हिस्से को, और इसमें केवल सवर्ण नहीं है, केवल सवर्ण वोट के बूते ना बिहार में सरकार बनती है, ना उत्तर प्रदेश में, ना हिंदुस्तान के किसी प्रदेश में, लेकिन हिंदुओं के एक बड़े हिस्से को कन्विंस कर दिया गया है कि साहब जो अपने आप को सेकुलर पार्टीज कहती हैं वो तो असल में मुसलमानों का अपीजमेंट करती हैं, वो तो हिंदुओं के खिलाफ है। इसको प्रचार का जवाब देने की जरूरत है, ये बताने की जरूरत है, और केवल हिंदुओं को नहीं बल्कि मुसलमानों को भी और तमाम दूसरी माइनॉरिटीज को भी, कि एक तरफ अपीजमेंट का प्रचार, दूसरी तरफ वास्तविकता ये कि आपको पावर स्ट्रक्चर में तो हिस्सा मिला नहीं, लेकिन आपके प्रतिनिधियों को, आपके तथाकथित प्रतिनिधियों को ताबड़तोड़ हर सरकार संरक्षण देती रही। ठीक यही बात मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ है, तथाकथित मेजॉरिटी कम्युनिटी या तथाकथित माइनॉरिटी कम्युनिटी की आप बात करें, क्योंकि ये भी ध्यान रखने की बात है दोस्तों कि केवल रिलीजियस माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की बात करके हम एक बहुत महत्वपूर्ण मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को बुला देते हैं। रिलीजियस मेजॉरिटी और माइनॉरिटी एक तरह से फिक्स है, इतने फीसदी हिंदू हैं, इतने फीसदी मुसलमान हैं, इतने फीसदी ईसाई हैं, वो अपना थोड़ा बहुत उसमें डेमोग्राफी में फर्क आता रहेगा। पॉलिटिकल मेजॉरिटी और माइनॉरिटी बदलती रहती है। आज किसी पार्टी के पास 40% वोट है, कल किसी दूसरी पार्टी के पास 40% वोट हो सकते हैं। ये जो बदलती हुई मेजॉरिटी और माइनॉरिटी है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। आपको, हमें लोगों को ये बताना होगा और लोगों को खुद सोचना होगा। अभी जो रिसेंटली हुआ, आप जरा इस पर गौर कीजिए और फिर से इसमें मीडिया की भूमिका पर भी गौर कीजिए। अभी पिछले दिनों एक टीवी चैनल के पत्रकार महोदय अमेरिका में जो सफ़ेद झंडियां लगाई गई 6,15,000, उसे दिखाते हुए उन लोगों को चुनौती दे रहे थे, और जाहिर है कि उन्हें एंटी नेशनल कह रहे थे, जो यूपी में कोरोना की भयानक मिसहैंडलिंग पर जिन्होंने टीका टिप्पणी की थी। अमेरिकन स्टेट ने यह स्वीकार किया कि 6,15,000 अमेरिकी नागरिक कोरोना के शिकार हुए, हम उनकी स्मृति में ये सफ़ेद झंडियां लगा रहे हैं। आपके यहाँ सरकार स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि कितनी लाशों को कहाँ फेंक दिया गया और कहाँ बहा दिया गया। शमशान घाटों में और कब्रिस्तानों में लाइनें लगी। आपके यहाँ सरकार ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि ऑक्सीजन का संकट सारे देश में महसूस किया गया था अप्रैल के महीने में। ये गैर जिम्मेदारी, ये दुस्साहस कि आप टोटल फेल्योर ऑफ गवर्नेंस को भी मानने से इनकार कर दें और ये भरोसा रखें कि आपको जनता का समर्थन फिर भी मिलता रहेगा, ये सचमुच राष्ट्रवाद के लिए चिंता का विषय है। क्योंकि फिर इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रवाद को हमने एक ऐसा खोखला शब्द बन जाने दिया है जो केवल आक्रामकता और केवल सांप्रदायिकता के नाम पर आपको मोबिलाइज करने, आपका समर्थन हासिल करने में कुछ ताकतें कामयाब हो सकती हैं। अकाउंटेबिलिटी तो डेमोक्रेसी की पहली चीज़ है ना। कोई सरकार हो, कोई पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, तृणमूल हो, कोई पार्टी हो, लेकिन अगर आप सत्ता में हैं और कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है या कोई भी इस तरह की क्राइसिस है, आपका एटीट्यूड क्या है? और फिर मीडिया की जो मैंने आपसे चर्चा की, मैं उसको कहना चाहता हूं, आपको कोई सेंस नहीं है। आपकी निर्लज्जता इस हद तक पहुंची हुई है कि आप अमेरिकन समाज और अमेरिकन सरकार की इस स्पष्ट स्वीकारोक्ति को कि हाँ भाई 6,15,000 लोग मरे हैं, ये चूकें हुई हैं, उसको आप ऐसे पेश कर रहे हैं कि जैसे वो विफलता है। विफलता को स्वीकार करना साहस का काम है। विफलता को ही सफलता बनाना, इसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाए वो आप खुद सोचिए। और ये सब राष्ट्रवाद के नाम पर हम चलने दें, ये ठीक नहीं है। राष्ट्रवाद को दुष्टता का कवर नहीं बनने देना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा जरूरी बात है। विकल्पों की खोज करनी होगी, विकल्प संभव है,
संयुक्त मोर्चे में, संयुक्त राजनीतिक कार्रवाइयों में और संयुक्त राजनीतिक फॉर्मेशंस में, वो करने होंगे। अगर ये मान लिया जाए, इस तरह एक तरह से हार मान ली जाए कि साहब कोई विकल्प ही नहीं है, देखिए ये नैरेटिव भी बहुत मज़ेदार है कि कोई विकल्प नहीं है। और जब पॉलिटिकल प्रोसेस में विकल्प निकलते हैं तो आप देखते रह जाते हैं, विकल्प तो निकलते हैं। विकल्प निकालना, विकल्पों को संभव करना, ये पॉलिटिकल लोगों का काम है, ये मेरा काम नहीं है। लेकिन ये जरूर मेरा काम है कि आपको और हम सबको ये याद दिलाऊं कि विकल्पहीनता कभी नहीं होती। विकल्पहीनता केवल एक बौद्धिक और मानसिक आलस्य का परिणाम है, उससे बचना होगा और डेमोक्रेटिक, इंक्लूसिव नेशनलिज्म को आर्टिकुलेट करने वाली पॉलिटिक्स ही विकल्प है, उसकी तरफ बढ़ना होगा। इस बात का सचमुच कोई विकल्प नहीं है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है अगर इस देश को, इस समाज को और इसकी सच्ची राष्ट्रीय भावना को बचाना है तो। थैंक यू, धन्यवाद।